नमस्कार बच्चों। आज हम आपको कक्षा 9 विषय हिंदी कक्षा का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। पहले लेखक के बारे में। प्रसिद्ध काव्यकार नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ? खुर्जा उत्तर प्रदेश में सन 1917 में। ये जन्म हुआ था 1917 में और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण इन्होंने स्कूल कॉलेज की सांस्कृतिक उत्सव में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय किया। आगे चलकर यही रुचि सृजन में पड़ने, अर्थात आगे चलकर वो नाटककार और निबंधकार। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में वैविध्य है, अर्थात उनके नाटकों में विविधता है। कभी साहित्यिक लिखते, कभी धार्मिक, कभी सामाजिक। तो ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी और नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी बहुत है। व्यंग्य प्रधान जिसमें हास्य का बोध हो, इस प्रकार के नाटक उनकी बहुत प्रसिद्ध रहे। माथुर जी की प्रमुख कृतियां निम्न हैं: कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने। ये उनके एकांकी संग्रह हैं। अब आ जाइए मुख्य पटकथा। इसका नाम है रीढ़ की हड्डी। तो प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है। एकांकी नाट्य साहित्य की यही एक जगह है। इस एकांकी में लेखक ने प्रेमा और उमा, दो महिला पात्रों के माध्यम से समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी जकड़ी हुई मानसिकता पर चोट की। अर्थात प्राचीन काल में क्या स्त्रियों के बारे में मानसिकता थी, पर्दा प्रथा थी, शिक्षा में उनके व्यवधान था। तो इस बारे में उन्होंने लिखा और उसी का वर्णन करते हुए स्त्रियों की शिक्षा से उत्पन्न उनके साहस और आत्मबल को प्रदर्शित किया है। अब एकांकी नाटक है। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वे अधेड़ उम्र की मालूम होते हैं। कैसे मालूम होते हैं? अधेड़ उम्र। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तख्त एक हाथ से वो पकड़ते हैं, दूसरा सिरा उनका नौकर पकड़े हुए। बाबू, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू, जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ से अक्ल बढ़ रही थी, तू देर से पहुंचा था। बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? अर्थात मैं भी तुम्हारे साथ वहां से तख्त को पकड़कर यहाँ तक लाया हूँ। नौकर तख्त बिछाता है और हंसता है। कैसे? ही। बाबू, हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यों, हाँ बस। और सुन, बहू जी से जरा दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी की यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज को ठीक करते हैं।
एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। कदम्बी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में पहुंच गया है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब, रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हैं। वो कहती है अभी तो आप धोती बदल कर आए हैं, फिर आपने क्यों मंगाई? हाँ, और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? अर्थात मैंने तो तुमसे धोती मांगी नहीं। प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन यानी जो नौकर था वो कह रहा था कि धोती दे दो। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में ढाक लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उससे मांग ले, और तुम धोती मांग लाया। अब तेरे लिए दूसरा जमा कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा, जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे, उन्हीं में से एक चद्दर उठा। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी है। कोना दिखाती है कि वहां दरी रखी है, आप उसे ले। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठाते और सितार में, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। एक महीने इन पंक्तियों में लेखक माथुर ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति रामस्वरूप और उनके नौकर का चित्रण किया है कि नौकर कैसा मंदबुद्धि था, उसे बार बार डांटना पड़ता है। बाबू रामस्वरूप यदि बिस्तर पर बिछाने की चादरें मांगते हैं तो वह भीतर से धोतियां मांगने लगता है। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मोह पलाए पड़ी, तुम्हारी और लाडली बेटी तो मोह पलाए पड़ी। रामस्वरूप, मोह पलाए, और तुम उसकी माँ, किस्मत की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हाथ दिए। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना से चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई की जंजाल आती ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुरोधी पढ़ ली। बस इतनी चीजों के पढ़ने की आवश्यकता होती थी। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि ऐसी बातें की यार तुम्हारे बीए एमए की पढ़ाई हो, था उसमें इतनी अच्छी बातें लिखी हैं कि बीए एमए वाले भी उसे नहीं जान सकते। और आजकल के लक्षण तो अनोखे ही, आजकल के बच्चों के लक्षण देखो अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहूं तब वो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटोली, तुम्हें ठटोली ही सूझती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों की आने में, अर्थात उसकी देखने वाले आ रहे हैं, उसके बारे में कहा। रामस्वरूप, तो क्या होगा? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे ला, अर्थात आपने कहा था बच्ची को ठीक ठाक करके नीचे लाना, वो इस समय किसी की बात नहीं मानते। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर है,
बिना टीप टाप के भला कौन पूछता है। अर्थात लड़की सुंदर भी हो फिर भी उसे मेकअप करना जरूरी होता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रख दिया। अर्थात मैंने पाउडर वाउडर उसके सामने रख दिया था कि खूब लगाओ और बढ़िया पूरा होकर मेहमान के सामने आओ। पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। अर्थात वो इन चीजों को छूती भी नहीं। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर ले। अर्थात मैंने कहा कि लो ये सब श्रृंगार का सामान रखा है कर लो। तो जब मैंने उससे ऐसा कहा तो वह अपना मुंह आंचल में समझ कर लेट। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। अर्थात तुम्हारी इस लड़की को मैं नहीं समझा सकती, आप ही जाकर के समझा। राम स्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार ही चलता है। अर्थात लड़कियां ही सब श्रृंगार का सामान ज्यादा खरीदती है इसलिए इनका कारोबार चल रहा है। नहीं तो इसमें पाउडर को कौन पूछता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न होती। पर तुम नहीं मानी। अर्थात यदि लड़की कम पढ़ी लिखी होती तो इतने नाज नखरे न उठाती, न उसकी उसे जरूरत पड़ती। रामस्वरूप, बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हो। तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं रहता। कल ही बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिद और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगे। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूं, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो काम बता दो। अर्थात और काम क्या शेष है, मैं वो काम आपका पूरा करती हूँ, ये काम मुझे आकर बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर। अर्थात मना कर जैसी भी हो आप उस लड़की को तैयार कर लीजिए। न सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे। और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से चद्दर बिछा दे। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बनाती हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी। मगर हाँ, मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। बोले टोस्ट के लिए मक्खन चाहिए लेकिन मक्खन तो कोई लाया ही नहीं। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तो तुम भी किस वक्त याद आई? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है। अर्थात अब याद दिला रही हो, मक्खन वाले की दुकान यहाँ से बहुत दूर है। पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती नहीं। अर्थात पहले से बता देती तो अब तक मना कर रखती। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे। सब नौकर एक ही है, चाहे वो मक्खन लाने भेज दो चाहे यहाँ का काम करो। दफ्तर की चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे वो नहीं आए। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है? यहाँ का काम तो हम लोग तुम्हें निपटा लेंगे, लेकिन जो दूर की है मक्खन लाने के लिए उसे दे दो। कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितार भी आ गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा कल्याणकर। अर्थात दो आदमी आने हैं, यानी पिता और उनका पुत्र। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं,
गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। अर्थात जो लड़का पढ़ा लिखा है, उनका पिता पढ़ा लिखा है, अच्छे से सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन वो लड़की कैसे मांगती है जो कम पढ़ी लिखी। प्रेमा और लड़का रामसू बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता है कि ये भी आ जाए। यहाँ लेखक रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा की वार्तालाप द्वारा स्पष्ट होता है कि उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त पुत्री उमा को विवाहित उद्देश्य से देखने के लिए वर पक्ष के दो लोग आने लगे। समस्या यह है कि उमा प्रदर्शन का विरोध करती है और उसके माँ बाप मेहमानों की आवभगत के सारे संसाधन जल्दी जल्दी जुटाने में लगे। उन्हें बराबर यह चिंता सताई जा रही है कि दकियानूसी विचारों वाले उन बाप बेटों को कहीं हमारी बिटिया नापसंद ना हो जाए। अर्थात कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बिटिया उन्हें पसंद हो जाए और उसका विवाह किसी काल निश्चित हो। तो रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामसू, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामसू दरवाजे के बाहर पहुंचता है, जल्दी मुंह अंदर करते हुए। अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ती है। अरे तू यहीं खड़ा है, बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अभी उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गाजे। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती, उसकी धोती जमीन पर रखी हुई बाजे से अटक जाती है। अर्थात जो बाजा जमीन पर रखा हुआ था, जल्दी चलने के कारण उसकी धोती उस हारमोनियम में फंस जाती। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमरा। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। तो प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक किवाड़ों पर दस्तक होती है। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, हाँ हाँ। बाबू गोपाल प्रसाद और उनकी लड़की शंकर का आना। आंखों से लोग टकराई टपकती। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और प्रकाशी महाशय है। उनका लड़का कुछ खींचे निपोड़ने वाले नौजवानों में से है। आवाज पतली है और खिसियाल है, झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ, इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल के साथ बैठते हैं, मगर बैठ गिर जाता है। रामस्वरूप, यह बैठ लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हाँ हाँ, मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? तो गोपाल दास खकार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे? रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह तो बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोकुल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़की की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी है। रामस्वरूप, हाँ हाँ, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घटती हैं, हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की ओर मुखातिब, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी, कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में कराया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी, यही कोई साल दो साल। रामस्वरूप, साल दो साल? हाँ हाँ जी, एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ।
गोकुल प्रसाद, बात यह है साहब कि शंकर एक साल बीमार हो गया था, क्या बताएं इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सिखाती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ाए जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की जो आती थी। गोपाल प्रसाद, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी। अकेले दुआनी की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामसू किसी ने बोलते हैं। रामसू, जी हाँ, उस जमाने की बात होती थी। हैं। गोपाल प्रसाद, तुलसी रावत, और पढ़ाई का हाल यह था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता और फर्राती थी। आजकल के एमए की मुकाबला नहीं कर सकते। रामसू, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ कीजिए बाबू रामसू, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामसू, है। जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना है। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद, एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हैं। अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो गई, अर्थात यहाँ आकर भी उन्हें बिजनेस की बात सुझाई। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस, बिजनेस समझ कर, ओह अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, बातचीत हो जाएगी। उठते ही गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते, अर्थात जो नाश्ता पानी है उसके लिए उन्होंने कहा कि आज ये क्यों तकल्लुफ करते हैं। तो रामस्वरूप, हाँ, तकल्लुफ किस बात का। हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, माफ कीजिए जरा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल, थोड़ी देर बाद दबी आवाज आई, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी पूरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर, जी, कुछ खकार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद, क्यों क्या हुआ। शंकर, कुछ नहीं। गोपाल, झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो या कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामसूर आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामसूर, चाय प्याले में उल्टा कीजिए। हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। अर्थात मुझे चीनी ज्यादा डाल। रामस्वरूप, हैं, कहते तो आप सही है। प्याला पकड़ाते हैं। रामस्वरूप, शंकर फिर बोलता है खका कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी मिले लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद, क्या की हुई, सरकार जो चाहे तो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते, हुआ क्या। गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हाथ पड़ते, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले क्यों भी न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर दे, फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल ही विधा हो गया है।
हम लोगों के जमाने में तो यह कभी पूछता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की बात लीजिए, गोपाल प्रसाद समोसा खाते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर किस मामले में? रामचंद्र यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपको पहले ही कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे। बात यह है कि हम आप मान भी जाए, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामस्वरूप जी हाँ, वह तो अभी भी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद देखना क्या है, जब आपकी इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रखनी समझती है। रामस्वरूप हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद और जायका यानी जनपद से मिल गई होगी। रामस्वरूप जी जायके का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला मिला हुआ समझ लीजिए। गोपाल प्रसाद यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह गलत है। रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। नमस्कार बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9 विषय हिंदी का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। पहले लेखक के बारे में, प्रसिद्ध काव्यकार नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ? खुर्जा उत्तर प्रदेश में सन 1917 में। ये जन्म हुआ था 1917 में और शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। बचपन से ही नाटकों में रुचि होने के कारण इन्होंने स्कूल कॉलेज की सांस्कृतिक उत्सव में नाट्य लेखन, निर्देशन और अभिनय किया। आगे चलकर यही रुचि सृजन में पड़ने, अर्थात आगे चलकर वो नाटककार और निबंधकार। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों में वैविध्य है, अर्थात उनके नाटकों में विविधता है। कभी साहित्यिक लिखते, कभी धार्मिक, कभी सामाजिक। तो ऐतिहासिक नाटकों के साथ साथ उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़े एकांकी और नाटक लिखे हैं। उनके कुछ व्यंग्य प्रधान एकांकी बहुत है। व्यंग्य प्रधान जिसमें हास्य का बोध हो, इस प्रकार के नाटक उनकी बहुत प्रसिद्ध रहे। माथुर जी की प्रमुख कृतियां निम्न है: कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये उनकी एकांकी संग्रह है। अब आ जाइए मुख्य पटकथा। इसका नाम है रीढ़ की हड्डी। तो प्रस्तुत पाठ एक एकांकी है। एकांकी नाट्य साहित्य की यही एक विधा है। इस एकांकी में लेखक ने प्रेमा और उमा, दो महिला पात्रों के माध्यम से समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी जकड़ी हुई मानसिकता पर चोट की। अर्थात प्राचीन काल में क्या स्त्रियों के बारे में मानसिकता थी, पर्दा प्रथा थी, शिक्षा में उनके व्यवधान आता था, तो इस बारे में उन्होंने लिखा और उसी का वर्णन करते हुए स्त्रियों की शिक्षा से उत्पन्न उनके साहस और आत्मबल को प्रदर्शित किया। अब एक एकांकी नाटक है,
मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए दिन महाशय की पीठ नजर आ रही है। वे अधेड़ उम्र की मालूम होते हैं। कैसे मालूम होते हैं? अधेड़ उम्र। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तख्त एक हाथ से वो पकड़ते हैं, दूसरा सिरा उनका नौकर पकड़े हुए। बाबू अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस। नौकर, बिछा दूं साहब? बाबू जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ से अक्ल बढ़ रही थी, तू देर से पहुंचा था। बिछा दूं साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? अर्थात मैं भी तुम्हारे साथ वहां से तख्त को पकड़कर यहाँ तक लाया हूँ। नौकर तख्त बिछाता है और हंसता है। कैसे? ही। बाबू हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर। यों, हाँ बस। और सुन, बहू जी से जरा दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज को ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गदुम्बी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में पहुंच गया है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हैं। वो कहती है अभी तो आप धोती बदल कर आए हैं, फिर आपने क्यों मंगाई? हाँ, और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? अर्थात मैंने तो तुमसे धोती मांगी नहीं। प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रतन यानी जो नौकर था वो कह रहा था कि धोती दे दो। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में ढाट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई हो उससे मांग ले, और तुम धोती मांग लाया। अब तेरे लिए दूसरा जमा कहां से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे, उन्हीं में से एक चद्दर उठा। रतन, और दरी? प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है, कोने में वह पड़ी है। कोना दिखाती है कि वहां दरी रखी है, आप उसे ले। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठाना और सितार में। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। एक महीने इन पंक्तियों में लेखक माथुर ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति रामस्वरूप और उनके नौकर का चित्रण किया है कि नौकर कैसा मंदबुद्धि था, उसे बार बार डांटना पड़ता है। बाबू रामस्वरूप यदि बिस्तर पर बिछाने की चादरें मांगते हैं तो वह भीतर से धोतियां मांगने लगता है। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मोह फुलाए पड़ी, तुम्हारी और लाडली बेटी तो मोह फुलाए पड़ी। रामस्वरूप, मोह फुलाए? और तुम उसकी माँ, किस्मत की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हो। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गए। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई की जंजाल आती ही नहीं।
अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुरोधी पढ़ ली। बस इतनी चीजों के पढ़ने की आवश्यकता होती थी। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि ऐसी बातें कि यार तुम्हारे बीए एमए की पढ़ाई हो, था उसमें इतनी अच्छी बातें लिखी हैं कि बीए एमए वाले भी उसे नहीं जान सकते। और आजकल के लक्षण तो अनोखे ही हैं। आजकल के बच्चों के लक्षण देखो, अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहूं तब वो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ। रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें ठटोली ही सूझती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों की आने में, अर्थात उसकी देखने वाले आ रहे हैं, उसके बारे में कहा। रामस्वरूप, तो क्या होगा? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे ला, अर्थात आपने कहा था बच्ची को ठीक ठाक करके नीचे लाना, वो इस समय किसी की बात नहीं मानते। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर है, बिना टीप टाप के भला कौन पूछता है। अर्थात लड़की सुंदर भी हो फिर भी उसे मेकअप करना जरूरी होता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रख दिया, अर्थात मैंने पाउडर वाउडर उसके सामने रख दिया, कल फूल लगाओ और बढ़िया पूरा होकर मेहमान के सामने आओ। पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है, अर्थात वो इन चीजों को छूती ही नहीं। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर ले, अर्थात मैंने कहा कि लो ये सब श्रृंगार का सामान रखा है, कर लो। तो जब मैंने उससे ऐसा कहा तो वह अपना मुंह आंचल में समझ कर लेट। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से, अर्थात तुम्हारी इस लड़की को मैं नहीं समझा सकती, आप ही जाकर के समझा। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार ही चलता है, अर्थात लड़कियां ही सब श्रृंगार का सामान ज्यादा खरीदती है, इसलिए इनका कारोबार चल रहा है। नहीं तो इसमें पाउडर को कौन पूछता है। प्रेमा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न होती, पर तुम नहीं मानी। अर्थात यदि लड़की कम पढ़ी लिखी होती तो इसमें नाज नखरे न उठाती, न उसकी उसे जरूरत पड़ती। रामस्वरूप, बात काट कर, चुप चुप दरवाजे में झांकते हो, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं रहता। कल ही बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिद और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती, उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगे। प्रेमा, अच्छा बाबा, मैं न बोलूं, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो काम बता दो, अर्थात और काम क्या शेष है, मैं वो काम आपका पूरा कर दूं, ये काम मुझे आकर बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर, अर्थात मनाकर जैसी भी हो आप उस लड़की को तैयार कर लीजिए। ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना, रतन का आना। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से, चद्दर बिछा दे। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बनाती हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। बोले टोस्ट के लिए मक्खन चाहिए, लेकिन मक्खन तो कोई लाया ही नहीं।
रामस्वरूप क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तो तुम भी किस वक्त याद आई? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर, अर्थात अब याद दिला रही हो, और मक्खन वाले की दुकान यहाँ से बहुत दूर है। पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती है, अर्थात पहले से बता देती तो अब तक मना कर रखती। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? तब नौकर एक ही है, चाहे वो मक्खन लाने भेज दो चाहे यहाँ का काम करवा दो। दफ्तर की चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे वो नहीं आए। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज्यादा है? यहाँ का काम तो हम लोग तो निपटा लेंगे, लेकिन जो दूर की है मक्खन लाने के लिए उसे दे दो। कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितार भी आ गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, दो आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा कुंदन, अर्थात दो आदमी आने हैं, यानी पिता और उनका पुत्र। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, अर्थात जो लड़का पढ़ा लिखा है, उनका पिता पढ़ा लिखा है, अच्छे से सोसाइटी में जाते हैं, लेकिन वो लड़की कैसे मांगती है? जो कम पढ़ी लिखी। प्रेमा और लड़का? रामसू, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता है कि ये भी आ जाए। यहाँ लेखक रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा की वार्तालाप द्वारा स्पष्ट होता है कि उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त पुत्री उमा को विवाहित उद्देश्य से देखने के लिए वर पक्ष के दो लोग आने वाले। समस्या यह है कि उमा प्रदर्शन का विरोध करती है और उसके माँ बाप मेहमानों की आवभगत के सारे संसाधन जल्दी जल्दी जुटाने में लगे। उन्हें बराबर यह चिंता सताई जा रही है कि दकियानुसी विचारों वाले उन बाप बेटों को कहीं हमारी बिटिया नापसंद ना हो जाए, अर्थात कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बिटिया उन्हें पसंद हो जाए और उसका विवाह किसी काल निश्चित हो। तो रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रतन, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे के बाहर थमता है, जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ती है, अरे तू यहीं खड़ा है, बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अरे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गाजे। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती, उसकी धोती जमीन पर रखी हुई बाजे से अटक जाती है, अर्थात जो बाजा जमीन पर रखा हुआ था, जल्दी चलने के कारण उसकी धोती उस हारमोनियम में फंस जाती। प्रेमा, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है कमरा। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। तो प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक होती किवाड़ों पर दस्तक होती है। रामस्वरूप, हाँ हाँ हाँ, आइए आइए, हाँ हाँ,
बाबू गोपाल प्रसाद और उनकी लड़की शंकर का आना। आंखों से लोग टकराई टपकती। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और प्रतापी महाशय। उनका लड़का कुछ खींचे न फूलने वाले नौजवानों में से। आवाज पतली है और खिसियान है। झुकी कमर इनकी खासियत है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, हाँ हाँ इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बैठ गिर जाता है। रामस्वरूप यह बैठ लाइए मुझे दीजिए। कोने में रख देते हैं, सब बैठते हैं। हाँ हाँ मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? तो गोपाल दास खकार कर, नहीं तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे? रामस्वरूप हाँ हाँ यह तो बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोकुल प्रसाद अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम। आखिर लड़की की शादी तो करनी ही है। बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी है। रामस्वरूप हाँ हाँ यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीट रहे हैं। हम तो आपके हैं सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की ओर मुखातिब, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चलाया था। रामस्वरूप आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जी यही कोई साल दो साल। रामस्वरूप साल दो साल? हाँ हाँ जी एक आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोकुल बात यह है साहब कि शंकर एक साल बीमार हो गया था, क्या बताएं इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सिखाती हैं। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही थी। रामस्वरूप कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की जो आती थी। गोपाल प्रसाद जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी। अकेले दुआने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुत तेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में। तब ना कोई वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन। बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मजाल की कोई कह जाए कि ये लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप पीछे से बोलते हैं। रामस्वरूप जी हाँ उस जमाने की बात होती थी। हैं गोपाल प्रसाद सोचिए रावत, और पढ़ाई का हाल यह था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सिटिंग हो। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता और फर्राती थी। आजकल के एमए की मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप जी हाँ यह तो है ही। गोपाल प्रसाद माफ कीजिए बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप है जी हाँ वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना है। शंकर भी ही करता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हैं। अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए, अर्थात यहाँ आकर भी उन्हें बिजनेस की बात सुझाई। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? बिजनेस समझ कर, ओह अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, बातचीत हो जाएगी। उठते ही गोपाल प्रसाद यह सब आप क्या तकल्लुफ करते? था जो नाश्ता पानी है उसके लिए उन्होंने कहा कि आज ये क्यों तकल्लुफ करते हैं? तो रामस्वरूप हाँ हाँ तकल्लुफ किस बात का? हाँ हाँ यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ हाँ माफ कीजिए जरा अभी हाजिर हुआ अंदर जाते। गोपाल थोड़ी देर बाद दबी आवाज दी, आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी पूरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर जी कुछ खकार कर इधर उधर देखता है। गोपाल क्यों क्या हुआ? शंकर कुछ नहीं। गोपाल झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो या कमर सीधी करके बैठो? तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद आखिर आप माने नहीं?
रामसूर, चाय प्याले में उड़ता चाहिए। हाँ हाँ, आपको इलायची चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद है। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा। साथ मुझे चीनी ज़्यादा डाल। रामसूर, हैं, कहते तो आप सही है। प्याला पकड़ाते हैं। रामस्वरूप, शंकर फिर बोलता है खटा कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी मिले लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद, चाय पीती हुई, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हाथ पकड़ते, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले क्यों ही न करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर दे। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामसूर जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल ही बिठा हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की बात लीजिए। गोपाल प्रसाद, समोसा खाते हैं? कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामसूर शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका ख्याल क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामसूर, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? गोपाल प्रसाद बीच में, यह बात दूसरी है बाबू रामसूर, मैंने आपको पहले ही कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए चाहे वैसे। बात यह है कि हम आप मान ही जाए मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। रामसूर, जी हाँ, वह तो अभी भी आप देख लीजिएगा। गोपाल प्रसाद, देखना क्या है, जब आपकी इतनी बातचीत हो चुकी है तब तो यह रखनी समझती। रामसूर, हाँ हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायका यानी जनपद से मिल गई होगी। रामसूर जी, जायके का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला मिला हुआ समझ लीजिए। गोपाल प्रसाद, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुक कर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है यह गलत है। रामसूर चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में। जी हाँ, साफ बात है साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनकी नकलों में? बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामसूर, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब? देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक कराया है तब उनकी बहनें भी ग्रेजुएट की, अर्थात जब लड़के पढ़े लिखे हैं तो उनकी बहनें भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए। भला पूछिए अगले के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी तरक्की। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी की नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी की नहीं। रामसूर, जी हाँ, और मर्द की दाढ़ी होती है और उसकी नहीं। हाँ हाँ, शंकर वियर्ता मगर गोपाल प्रसाद कमजोर है। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है और उनकी तारीफ भी ऐसी चीजों में से एक है। रामसूर शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, ठीक है।
रामस्वरूप गोपाल प्रसाद आप गोपाल प्रसाद बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ कुछ भी नहीं है, क्या बताएं वह मक्खन। गोपाल प्रसाद नाश्ता तो करना ही था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। रामस्वरूप हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते फिर अंदर दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाओ। गोपाल प्रसाद जी नहीं। पान की चरतरी हाथों में लिए उमा थी, सादगी के कपड़े गर्दन झुकी हुई। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें बढ़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर पूछा, रामस्वरूप हैं, यही है हैं, आपकी लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दो। उमा पान की तरकारी अपने पिता को देती है, उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रंग वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटी को गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा। रामस्वरूप जरा सर पकड़ जी, वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, तो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं तो। रामस्वरूप नहीं साहब, वह तो मैंने आज किया ना। गोपाल प्रसाद संतुष्ट होकर उसको बैठो बेटी। रामस्वरूप वहां बैठ जाओ, वहां तख्त पर अपने बाजी 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 के पास वहां बैठे। गोपाल प्रसाद चाल में तो कुछ खराबी नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत, मेरे तो हरे गोपाल गाना शुरू कर दिया। स्वर से जाहिर कि गाने का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहाँ तक कि उसका मस्तिष्क उठ जाता है, उसकी आंखें शंकर की झपकी की आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते साथ हो जाता है। रामस्वरूप क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करूंगा। गोपाल प्रसाद नहीं नहीं साहब, काफी लड़की आपकी अच्छी गाती। उमा सितार रखकर अंदर के जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप थोड़ा और बैठी रहूंगा। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग की। उमा चुप। रामस्वरूप हाँ, वह तो आपको बताने की भूल गया, यह भी तस्वीर टंगी हुई है, कुत्ते वाली, इसी ने खींची है, और वह फिर दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह। रामस्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमी है। गोपाल प्रसाद ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद हंसी देते हैं और रामस्वरूप सख्त खाते हैं। रामस्वरूप जवाब दो माँ। गोपाल प्रसाद के हाँ हाँ, जरा शर्माती इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबू जी। जब कुर्सी मेज बिकती है, तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा, वरना। राम चौंक कर खड़े हो गए। उमा 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 अब मुझे कह लेने दीजिए। बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए कि क्या लड़कियों की दिल नहीं होता, अर्थात जो मेरे बारे में इस प्रकार पूछ रहे हैं, क्या उनकी चोट नहीं लगती, क्या वे बेवश भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर खरीदता है। अर्थात ये भी मुझे देखने आए हैं कि मेरी एक एक तस्वीर कर रहे हैं, आंखें ठीक है, चाल में कोई कमी तो नहीं है, कहीं लंगड़ाती तो नहीं है, कहीं काली तो नहीं है। तो बोले ये सब जैसे मेरी कुर्सियों को देखते हैं या भेड़ बकरियों को देखते हैं, उसी प्रकार ही में मेरा वर्णन कर रहे हैं। इसलिए मैं खरीदार के समान है, जैसे कसाई अपने बच्चों को टटोल कर देखकर देखता है कि उनमें मांस है कि नहीं, तभी खरीदता है।
गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए हम बुलाया था। अब उन्हें अपनी इज्जत का सवाल हो गया। वे कहें तो कुछ नहीं, हम कहें तो सब कुछ। उमा तेज आवाज में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और जरा अपने इन साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हड़ताल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगा गए थे। शंकर बाबूजी चलिए, जहां से लड़की की ये बात की, ये हॉस्टल में लड़कियों के हॉस्टल के चारों चक्कर काट रहे थे और वहां से भगाए गए, जहां से उसने सुने तो वो बच्चा कहने लगा कि चलिए बाबूजी यहाँ से चलिए। हाँ, अब राम स्वरूप, उमा जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक की कायरता दिखाई है। जो आपके पुत्र यहाँ वहाँ झांका करते हैं, उस तरह मैंने कोई कार्य नहीं किया। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पर पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे। अर्थात जो आपके पुत्र हैं, जब वहां ये पकड़े गए तो नौकरानी के पैरों में गिड़गिड़ाए, तब उस नौकरानी ने गेट खोला और ये वहां से भागी थे। रामस्वरूप, उमा उमा, गोपाल प्रसाद खड़े हुए गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बैंक भूमिका उठाती है, बीए पास, ओफो, गजब हो जाता, झूठ का भी कोई कुछ ठिकाना नहीं। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जब वो जाने लगते हैं तो उमा कहती है, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। अर्थात ये भी पता लगाना कि बाप की बेटे की रीढ़ की हड्डी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनकी लड़की के रुलासापन, दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू राम स्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा की घबराहट की हालत में आना, प्रेमा, उमा उमा रो रही है। यह सुनकर राम स्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। रतन जो नौकर क्या लेने गया था, मक्खन लेने गया था, वो मक्खन लेने गया था, वहां से मक्खन लेकर लौटता है तो क्या कहता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं, अर्थात जब सभी लोग जा चुके हैं, मेहमान भी जा चुके हैं, तब वो मक्खन लेकर आया, तो उस मक्खन का क्या फायदा, जो खिलाना था वो खिला चुके। अर्थात इसमें बताया गया है कि पान की तस्करी लिए उमा जब प्रविष्ट होती है तो गोपाल प्रसाद उसके गीत सुनते हैं और गीत गाने का आग्रह करते कि ऐसा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आवाज खराबी। फिर सिलाई कढ़ाई, भोजन बनाने से लेकर उमा की हर गुण और हर कला की करने लगती है। अर्थात ये सिलाई कढ़ाई जानती है, पेंटिंग वेंटिंग जानती है, गाने में निपुण है, अर्थात एक एक चीज उसके बारे में। उमा अंदर ही अंदर यह सोचकर खुश रही कि लड़के वाले अपने आप को बहुत श्रेष्ठ और लड़की वालों को शायद बहुत ही श्रेष्ठ। अर्थात जो मेरे बारे में इतने प्रश्न कर रहे हैं, तो इसके माने ये अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ समझ रहे हैं और लड़की वालों को बिल्कुल हीन समझ रहे हैं, तो बिल्कुल गिरा हुआ है, जो कुछ हम कहेंगे वही मान लेगा, जो कुछ हम पूछेंगे उसका उत्तर देगा। ये उसके मन में भाव विचार आते हैं।
इसीलिए वह तंग आकर कहती है। जब सुनते सुनते उनके वक्तव्य सुनते सुनते वह परेशान हो जाती है, तब तंग आकर कहती है कि क्या जवाब दूं आपको। जब कुर्सी मेज व्यक्ति हैं तो उनसे कुछ नहीं पूछा, अर्थात ये लगता है कि मेरे लिए खरीदार आए हैं। जैसे खरीदार दुकानों पर जाकर कुर्सी मेज देखते हैं, उनका रंग रूप देखते हैं, फिर उनका मोल तोल करते हैं और इसके पश्चात उसे खरीद लेते हैं। लेकिन मेज से नहीं पूछा जाता या कुर्सी से नहीं पूछा जाता कि क्या तुम अच्छी हो या नहीं। और जब इन्होंने मेरे बारे में इतनी बातें सब जान ली, फिर वे पूछती हैं, तो केवल उन्हें खरीदार को दिखा दिया जाता है। केवल खरीदार देखकर ही उन्हें खरीदता है, अपने सामने देखने के बाद फिर उसकी कोई गारंटी नहीं। वैसे ही आप मुझसे सब पूछे जा रहे थे, तो मुझ में ये गुण है, ये गुण है कि नहीं है, आप ये कर सकती हैं। अब ये पाठ यहीं समाप्त होता है और इसमें बताया गया कि रीढ़ की हड्डी का क्या महत्व है और कैसे ये चली है। अर्थात अपनी कमियों को न देखकर लड़कियों में खोज निकालते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वयं कमियों को देखें, तब दूसरे की कमियों की ओर इशारा करें। जय हिंद, जय भारत।